जय हिंद मित्रों, सभी को मेरी वॉइस आ रही है? बोले। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सभी लोगों ने खाना वाना खाया? बताए। हाँ सर, आ रही हूँ। सब लोगों का डिनर हुआ? किसका डिनर हुआ सर डिनर। और किसका लंच हुआ? सर हमारा डिनर हुआ है और कॉफी जो है ब्लेंड कर रहे हैं पीने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है। और लोग भी बताए। स्निग्धा जी जुड़ गई, इससे पहले वाली क्लास नहीं ली थी क्या स्निग्धा ने? हाँ सर थे, जुड़ गई थी मैं। अच्छा, जुड़ गई थी। अभी तक तो डिनर नहीं हुआ। अच्छा हाँ चलिए। तो इससे पहले हम लोगों ने यूनिट जो है 5 करी थी। 5 में कोई कंफ्यूजन नहीं ना? 5 में भी थोड़ी देर में मिल ही जाएगी आपको। YouTube पे जो है रिकॉर्डेड वीडियो जो देना है वह थोड़ी देर में आप लोगों को मिल जाएगी अभी। ठीक है, उसका थंबनेल बस क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर तुरंत आपको सेंड कर देते हैं हम। ठीक, बाकी अभी और लोग आए नहीं, देखते हैं क्या बात है। चलिए आ जाने दीजिए, स्टार्ट करते हैं कुछ देर में। ठीक, हम लोग रिसर्च इन एजुकेशन की मतलब कि शिक्षा में शोध बात कर रहे हैं। क्या बात करें? शिक्षा में शोध। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बाकी और लोग क्लास ज्वाइन करते रहेंगे ना अपना। चलिए, तो सबसे पहले, हाँ सबसे पहले ये यूनिट 6 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। यूनिट 6 में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़ने वाली। याद रखिएगा, ये ऐसी यूनिट है जो कि हर जगह मतलब कि फर्स्ट पेपर आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे हर सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आपको, रिसर्च के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। फिर आप कोई भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देंगे वहां पर भी आपको मिलेगा। एमएड का एग्जाम आप देने जाएंगे वहां पर भी मिलेगा। एमए एजुकेशन से आप अगर आपने कोई पीजी कर रहा है तो उसमें भी ये मतलब जितनी यूनिट्स पढ़ा रहे हैं सब की सब इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट 6 है जिसमें शिक्षा में शोध की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सेक्शन ए है। सेक्शन ए में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले रिसर्च की मीनिंग जाननी होगी, स्कोप जानने होंगे। लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले मीनिंग जाननी है। ठीक, मीनिंग जानना है, मीनिंग का स्कोप जानना है हम लोग को। ठीक, स्कोप जानना है। स्कोप के साथ साथ इसमें इसके फिर साइंटिफिक जो एग्जाम में पूछा जाता है मुख्य रूप से वो साइंटिफिक स्टेप मतलब कि साइंटिफिक रिसर्च के, साइंटिफिक रिसर्च के स्टेप पूछे जाते। क्या पूछे जाते? स्टेप पूछे जाते। आर का मतलब होता है रिसर्च। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के स्टेप एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर? फिर इसकी विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताओं से भी, कैरेक्टरिस्टिक जिसको बोलते हैं, ठीक है, इनकी विशेषताओं से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इनकी विशेषताओं से भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हम लोग का। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग का आता है क्या? याद रखिएगा, मीनिंग का मतलब अर्थ, स्कोप मतलब जो उद्देश्य होते हैं, जो विषय क्षेत्र होता है उससे रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति में जो इसके चरण होते हैं उनकी हम बात करते हैं। फिर आता है कैरेक्टर, इसमें इनकी अभिलक्षण या इनकी विशेषताओं से संबंधित बात करते हैं। इनकी विशेषताओं में मुख्य रूप से 4 चीजें हम लोग को पढ़ने को मिलती है जो कि हम लोगों के एग्जाम में मैचिंग करने को सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मैचिंग करने को सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कौन कौन सा पूछा जाता है? सबसे पहले रेप्लीकेबिलिटी बोलती है ना, क्या सबसे पहला पॉइंट है रेप्लीकेबिलिटी ना। ठीक, रेप्लीकेबिलिटी होती है। दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा पॉइंट आपका होता है प्रिसीजन। ठीक है, क्या है?
प्रेसिजन, ठीक, प्रिसीजन है। तीसरे पॉइंट में आपका क्या आता है, तीसरे पॉइंट में आपका फॉल्सिबिलिटी आती है, आपकी क्या आती है, फॉल्सिबिलिटी, ठीक है। तीसरे पॉइंट में आपकी फॉल्सिबिलिटी, ठीक, फॉल्सिबिलिटी आती है। और चौथे पॉइंट में आपका क्या आता है, चौथे पॉइंट में आता है पर्सिमोनी, क्या आती है, पर्सिमोनी, पर्सिमोनी। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही भाषाओं में यदि हम पढ़ा रहे हैं तो दोनों भाषाओं में हमें बताना महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले रेप्लिकेबिलिटी का मतलब होता है अनुकरणीयता, अनुकरणीयता, ठीक। फिर दूसरा प्रिसीजन मींस क्या होता है, प्रिसीजन मींस होता है परिशुद्धता होती है, परिशुद्धता, ठीक, परिशुद्धता होती है। फॉल्सिबिलिटी मींस क्या होती है, मिथ्यापनीयता होती है हिंदी में, मिथ्यापनीयता, ठीक, मिथ्यापनीयता। और पर्सिमोनी मींस क्या होता है, मितव्ययिता, ठीक, मितव्ययिता होता है आपका, ठीक। इतनी चीजें हैं आपकी, यहाँ पर ये चीजें आती हैं। तो सबसे पहले इन्हीं चीजों पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जिसमें होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, रिसर्च की। रिसर्च क्या होता है, रिसर्च का मतलब होता है कि कोई भी चीज को जो पहले से खोजी जा चुकी है उसमें कुछ नया जोड़कर हम करें काम, तो रिसर्च क्या होता है, रिसर्च का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, क्या होता है, अगेन एंड अगेन, ठीक, जिसमें हम पुनः कुछ ना कुछ नया लेकर जोड़ते रहते, खोजते रहते। इसकी विशेषता क्या होती है, इसके अंतर्गत आता है कुल मिला के ये सिस्टमैटिक होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, सिस्टमैटिक, ठीक है, सिस्टमैटिक होता है आपका। सिस्टमैटिक के साथ साथ इसमें कुल मिला के ये देखा जाता है, नई चीज जोड़ने का मतलब ये होता है कि इसमें जो जब कभी जोड़ते तो प्रॉब्लम, मतलब कि सॉल्व ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई नई चीजों को लाते हैं, कि मतलब कोई समस्या है, पुराने समाधान से नहीं सॉल्व हो रही, तो उसको कोई नया तरीका अपनाकर उसकी समस्या का समाधान करें, मतलब कि यहाँ पे प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है, ठीक, प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है। कुल मिला के इसमें पर्पजी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्या करते हैं, पर्पजी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पर्पजी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। पर्पजी इन्वेस्टिगेशन होता है यहाँ पर, कुल मिला के इतनी चीजें। तो याद रखिए, रिसर्च को पढ़ने से पहले एक दो लाइन हम लोग को ध्यान में रखना है कि सभी लोग सुनेंगे, इसमें कहा है, कह रहा है, एक कोटेशन है, कह रहा है कि बिना एकाग्र दिमाग के आप महान कार्य नहीं कर सकते हैं। तो रिसर्च भी एक महान कार्य के तरीके, क्योंकि हम जब कभी इस पर कोई रिसर्च करते हैं, रिसर्च एक भविष्य में जो भी इसको पढ़ेगा, जो भी करेगा, उसके लिए महत्वपूर्ण होगा, और उसके लिए हमें एकाग्र होना बहुत जरूरी है। एकाग्र होने के लिए जिस समय आप पढ़ाई के लिए बैठे तो उस समय आपके दीन दुनिया सब चीजें आप छोड़ दीजिए, मतलब माइंड में क्या घर पर घरेलू पर समस्याएं हैं, क्या कोई भी समस्या है, उन सबको दरकिनार करते हुए जब आप अपने एम के प्रति आप आगे बढ़ोगे तो आपको आपकी सफलता आपके हाथों में जरूर आएगी, ठीक है। ये पॉइंट्स को हम लोग को क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर एकाग्र होकर ही पढ़ना है यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर जब कभी हम रिसर्च पढ़ते हैं तो रिसर्च तो वो चीजें होगी। अब बात हम लोग को करनी एजुकेशनल रिसर्च से रिलेटेड, तो एजुकेशनल रिसर्च में सबसे पहले हम लोग को साइंटिफिक मेथड से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। क्या करना है, साइंटिफिक रिलेटेड से मेथड चीजें हम लोग को पढ़नी है, क्लियर। साइंटिफिक रिलेटेड से तो वहां पर इसमें सबसे ज्यादा एग्जाम में जो आता है वो आपके क्या पूछे जाते हैं, इसके हाँ, इसके स्टेप जरूर पूछे जाते हैं कि इनके स्टेप्स क्या होते हैं साइंटिफिक मेथड के। तो स्टेप्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे ना, स्टेप्स के बारे में भी बात करेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। अब एग्जाम में जो आता है वो आते हैं टाइप्स, मतलब एजुकेशनल
एजुकेशनल रिसर्च। ठीक, जब एजुकेशनल रिसर्च की हम बात करते हैं तो एजुकेशनल रिसर्च के प्रकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। एजुकेशनल रिसर्च में कुल मिला के अगर जब कभी कहा जाए कि एजुकेशनल रिसर्च होता क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ऐसी समस्याओं का समाधान जो शिक्षा के क्षेत्र में समस्या बनी हुई है, उनका समाधान करने के लिए हम एजुकेशनल रिसर्च करते हैं। यह मुख्य रूप से होती कितने प्रकार की है, तो आप जानते हैं कितने प्रकार की होती है, बताइए बताइए आप लोग। सर एक तो एक्सप्लोरेटरी होती है, और इसका डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, डिस्क्रिप्टिव। मेन होते हैं। ठीक, अब देखिए आपके सिलेबस, अगर आप अपना सिलेबस उठाकर देखें तो आपके सिलेबस में 3 चीजें दी हुई हैं। ठीक है, इसके टाइप्स में 3 टाइप्स दिए हैं, फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च जब आप पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले फंडामेंटल दिया है, फिर अप्लाइड दिया है, फिर एक्शन दिया है। इन तीनों से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस करना है कि फंडामेंटल में क्या होता है। फंडामेंटल में कुल मिला के प्योर चीजें होती है, मतलब यहाँ पर नॉलेज को एक्सप्लोर किया जाता है। क्या किया जाता है? एक्सप्लोर किया जाता है। यहाँ पर थ्योरीज मिलती हैं, ये सब चीजें होती है। और अप्लाइड में क्या होता है, उसमें प्रैक्टिकल रूप में हम किसी भी चीज को देखते हैं, मतलब प्रैक्टिकल रूप में उसको अप्लाई करते हैं। ठीक, इसीलिए अप्लाइड रिसर्च बोलता है कि कोई थ्योरी बनी है, उस थ्योरी को अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च का यूज करते हैं। तब बात आती है कि एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में क्या होता है, तो एक्शन रिसर्च में इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, मतलब तुरंत जो समस्या होती है उसको तुरंत का तुरंत समस्या का समाधान कर दिया जाता है, इसीलिए इसको इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसका स्टेप आता है जिसके स्टेप में बोलते हैं PAOR। ठीक, ये इसका स्टेप है। ठीक है, ये इसका स्टेप है जो हम लोग के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्लियर है यहाँ पर सभी को? बताए, सभी को डाउट क्लियर है? हाँ सर, आगे। ठीक है, फिर इसके साइंटिफिक स्टेप स्टेप भी हम लोग को कर लेंगे। स्टेप में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सबसे पहले चयन करते हैं, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन के बाद आप सैंपल को लेते हैं। सैंपल के बाद फिर हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं। डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बताइए। डाटा को कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, डाटा कलेक्शन, फिर इसके बाद हम करेंगे क्या, एनालिसिस करेंगे। भाई डाटा कलेक्ट को करके सबको इंटरप्रेट इकट्ठा करेंगे। बैठा लिया, बैठाने में सबका एनालिसिस करके, एनालिसिस। एनालिसिस जब कर लेंगे तब हमारा रिजल्ट बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर इतनी चीजें? जी सर। है ना, क्लियर है। अब यहाँ पर आपके सामने आता है ये, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ठीक, इनकी विशेषताओं की जब हम बात करें तो इनकी विशेषताओं में मुख्य रूप से 4 विशेषताएं हम लोग को बताई गई हैं। तो क्वेश्चन आता है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कौन करता है? आपको ऑप्शन दे दिए, ये 4 के 4 ऑप्शन हुए, किस में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाता है। आपसे पूछ लिया रेप्लिकेबिलिटी, प्रिसीजन और फॉल्सिबिलिटी और पार्सिमोनी। अब ये क्वेश्चन आपको आ गया तो याद रखिएगा, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट ये करता है, H नॉट को रिजेक्ट करता है। क्या करता है, रिजेक्ट करता है। ठीक, रिजेक्ट करता है, याद रखना है। इसका मतलब होता है नल हाइपोथेसिस। ये नल हाइपोथेसिस का सिंबल है जो लोग नए हैं उनके लिए, कि यहाँ पर H नॉट, इसको H नॉट पढ़ते हैं। ठीक है, इसको H नॉट पढ़ते हैं, इसको ये रिजेक्ट का मतलब हुआ कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट जो है फॉल्सिबिलिटी में हम लोग करते हैं। फिर तो रेप्लिकेबिलिटी में क्या होता है, यहाँ पर रिपीट होता है। क्या चीज यहाँ पर इसकी की पॉइंट क्या है, यहाँ पर रिपीट होता है। ठीक, रिपीट होता है। तो प्रिसीजन में क्या होता है, जिसको बोलते हैं परिशुद्धता। परिशुद्धता का मतलब क्या होता है कि 24 कैरेट सोना खरा है ना, तो एक्यूरेसी जहां पर पता चलती है वहां प्रिसीजन होता है आपका। परिशुद्धता जिससे आपको पता चल रहा होगा ना, एक्यूरेट बोलेंगे।
ठीक, एक्यूरेट होता है आपका। अब पर्सिमोनी, पर्सिमोनी मीन्स क्या होता है आप बताइए। सर पार्सिमोनी का मतलब होता है कि जो मितव्यय ध्यान, समय और श्रम कम लगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल होनी चाहिए चीज। हाँ, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल की बात कर रहा है यहाँ पे। मितव्ययिता, मितव्ययिता का मतलब होता है, पर्सिमोनी का मतलब होता है जहां पर समय कम लगे, संसाधन कम लगे और आपकी एनर्जी भी कम लगे, तो ऐसी विधियों को हम लोग जब ढूंढ कर करते हैं तो ये आपका आता है पर्सिमोनी के अंतर्गत। तो यहाँ पर इतनी चीजें सबको क्लियर हुई, बताएं यस सर। सबको क्लियर हुई। यस सर। हाँ ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे हम लोग को क्या मिलता है, अप्रोचेस से मिलते हैं। साइंटिफिक मेथड के अप्रोचेस होते हैं, तो साइंटिफिक मेथड के 3 अप्रोचेस बताए गए हैं। क्या बताए गए, साइंटिफिक मेथड के 3 अप्रोचेस हैं। ठीक, साइंटिफिक मेथड के 3 अप्रोचेस हैं आपके। 3 अप्रोचेस में कौन कौन से हैं, सबसे पहले कौन है बताइए। सर एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी, सर हमने हाँ इसी का बता दिया था उस टाइम पे हाँ एजुकेशनल आपने मेथड। इसका बता दिया। ये जबकि अप्रोच सर उपागम है, साइंटिफिक वैज्ञानिक पद्धति के वो उपागम है, जबकि ना ये आपके उपागम कहलाएंगे, जिसमें एक्सप्लोरेटरी होता है, दूसरा डिस्क्रिप्टिव होता है और तीसरा होता है एक्सप्लेनेटरी। और तीसरा एक्सप्लेनेटरी होता है। ठीक, एक्सप्लेनेटरी होता है। अब तीनों का मतलब क्या होता है, तीनों को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बताए, हिंदी में। तो हिंदी में वो इसकी सर बात करेंगे तो वर्णनात्मक होती ये है, गवेषणात्मक होता एक्सप्लोरेटरी को है, ये व्याख्यात्मक होता है और ये वर्णनात्मक होता है। सॉरी सॉरी, गलत हो गया। देखिए हम इसकी हिंदी लिख रहे हैं। सबसे पहले ये होता है गवेषणात्मक, विश्वात्मक या खोजपूर्ण। गवेषणात्मक होता है या इसी को खोजपूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को खोजपूर्ण बोलते हैं। ठीक, खोजपूर्ण बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है आपका, वर्णनात्मक। ठीक, वर्णनात्मक होता है। फिर इसका एक्सप्लेनेटरी का मतलब क्या होता है आपका, व्याख्यात्मक। ठीक, व्याख्यात्मक होता है। इतनी चीजें होती हैं। तो ये साइंटिफिक मेथड के क्या है, प्रकार। हम साइंटिफिक मेथड के प्रकार भी कह सकते हैं, अप्रोच भी कह सकते हैं, जो भी हमको को कहना होगा हम लोग कह लेंगे इसमें। अब इसमें बात आती है कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं ना, माइंड में ये फ्रेम कर लेना। तो सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले नंबर पे एक्सप्लोरेटरी लिखा है। ठीक, एक्सप्लोरेटरी में क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है कि क्वालिटेटिव होता है, अब आप डिसाइड करो। ये आपका सर ये एक्सप्लोरेटरी सर दोनों होता है सर, क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है शायद। क्वालिटेटिव होता है दोनों। दोनों होता है सर। हाँ, ये एक्सप्लोरेटरी जो होता है ये क्वालिटी मतलब गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों प्रकार के गुण इसमें शामिल होते हैं। मतलब इसको विशेषताओं के आधार पर हम इसको माप सकते हैं और संख्याओं के आधार पर भी हम इसको माप सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आता है डिस्क्रिप्टिव या वर्णनात्मक। वर्णनात्मक में बोला जाता है ये कुल मिला के किसी भी डेटा को डिस्क्राइब करता है। जब डिस्क्राइब करता है तो डिस्क्राइब करने के लिए ये हमेशा संख्यात्मक चीजों को ही लेगा। भाई किसी को बताना है तो उसके गुणों को बता दें, गुण को तो नहीं दे सकते, लेकिन संख्याओं के आधार बता दिया कि भाई 100 में से 70 नंबर उसने पाए हैं, तो 70 नंबर पे आप समझ लो अच्छा है कि बुरा। अगर 75 है तो टेंशन मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव में आपको ये क्वांटिटेटिव में होता है, वही एक्सप्लानेटरी। यहाँ पे ये एक्सप्लानेटरी है तो इसलिए याद रखना है कि ये भी जो है क्वांटिटेटिव होता है। कुल मिलाकर इसमें कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को देखते हैं। किसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को हम यहाँ पर मेजर करते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पर डाटा को डिस्क्राइब करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, ये बिगिनिंग स्टेप होता है रिसर्च का ना, इसीलिए इसमें एक्सप्लोर करते हैं, इसमें डिस्क्राइब करते हैं और इसमें कॉज एंड इफेक्ट का
रिलेशनशिप देखते हैं। क्लियर? कॉज और इफेक्ट का मतलब कारण और प्रभाव का संबंध देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, व्याख्यात्मक में। क्लियर है इतने पे, इतने पॉइंट सभी को? बोले जी सर। जी सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब नेक्स्ट नेक्स्ट आपका देखते हैं हम लोग क्या आता है इसमें आपके नेक्स्ट में। अब इसके बाद आता है आपका एम्स ऑफ, इसके बाद आता है एम्स ऑफ रिसर्च एज ए साइंटिफिक एक्टिविटी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, चलिए। तो इसके एम्स आप बताइए, आपके माइंड में जो भी चीजें आ रही है एम्स आप बताएं। सर एक तो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बिल्कुल। है ना सर, और इसके द्वारा मतलब इसमें सर सर, डिडक्टिव अप्रोच का यूज होता है, डिडक्टिव अप्रोच का यूज करते हैं, मतलब कोई थ्योरी भी हम बिल्डअप कर सकते हैं। और थ्योरी बिल्डअप कर सकते क्वांटिटेटिव होता है सर, थ्योरी बिल्डअप साइंटिफिक करेंगे, होता है। बिल्कुल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है एम्स। अनुभव प्राप्त करते हैं जिसके द्वारा अनुमान भी लगाया जा सकता है। हाँ, अनुभव प्राप्त, इसमें एम्स किसी आएगा। नई एम्स अब देखिए इसमें मतलब कह रहा है कि एक वैज्ञानिक कार्यकलाप के रूप में शोध के लक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं। तो शोध के लक्ष्य के लिए इन्होंने सबसे पहले बोला है क्या, सबसे पहले बोला है प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। ये क्या होता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। जस्ट सेकंड। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है जिसको बोलते हैं समस्या समाधान। समस्या समाधान होता है। क्लियर? फिर दूसरे पॉइंट पे क्या होता है, दूसरे नंबर पे आपका आता है थ्योरी बिल्डिंग। क्या आती है, थ्योरी थ्योरी बिल्डिंग आती है आपकी दूसरे पॉइंट पे। थ्योरी बिल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सिद्धांत का निर्माण करना, मतलब सिद्धांत निर्माण। सिद्धांत निर्माण में हम लोग बात करेंगे। फिर तीसरे पॉइंट में आपका क्या इन्होंने बताया, तीसरे पॉइंट में प्रिडिक्शन बोला है। क्या बोला है, प्रिडिक्शन। ठीक, प्रिडिक्शन मींस क्या होता है आपका, बताइए। प्रिडिक्शन मींस भविष्यवाणी, जो भी हमारे रिजल्ट फाइंड आउट होते हैं उनको हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, मतलब उनके थ्रू हम जिनको हाँ, जनरलाइज कर सकते हैं, भविष्यवाणी भविष्यवाणी कर सकते हैं। या भविष्य कथन बोलेंगे। भविष्य का ठीक, भविष्य कथन बोलते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व, इनके एम्स क्या होते हैं, साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक एक्टिविटी, मतलब एक वैज्ञानिक कार्यकलाप के क्या होते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला कि सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कोई भी समस्या, उसको उस समस्या का समाधान कैसे करना है, समस्या समाधान करना है उसके लिए सिद्धांत बनाएंगे। सिद्धांत बनाने के लिए पहले से कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन लेंगे। प्रिडिक्शन को मुख्य रूप से इसमें हाइपोथेसिस जब लेंगे तो उसमें भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीजें हुई। फिर इसके बाद आपके एग्जाम में आता है जो इंपॉर्टेंट में रोल करता है, टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिर अप्रोचेस, अप्रोचेस टू एजुकेशनल रिसर्च है, मतलब कि यहाँ पर अप्रोचेस आएगा आपका। ठीक है, अप्रोचेस पढ़ने हम लोग को, अप्रोचेस किसके अकॉर्डिंग पढ़ने, एजुकेशनल रिसर्च के। एजुकेशनल रिसर्च के अकॉर्डिंग। अभी इससे पहले जो अप्रोचेस हम लोगों ने पढ़े थे साइंटिफिक मेथड के, उसमें तीन पढ़े थे, एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी। अब यहाँ पे अप्रोचेस पढ़ने हैं, तो यहाँ पर अप्रोचेस जो पढ़ेंगे आप दो पढ़ेंगे। दो कौन कौन से, एक क्वालिटेटिव होगा और एक क्वांटिटेटिव होगा। क्या होगा, क्वालिटेटिव, और दूसरा कौन सा, क्वांटिटेटिव। ठीक, यहाँ पर दोनों की डेफिनेशन आप लोग जानते हैं कि एक को यहाँ पर इसको बोलते हैं मात्रात्मक, दूसरा बोलते हैं गुणात्मक।
ठीक है, मतलब कि पूरी रिसर्च को अगर आप उठाकर देखो तो मुख्य रूप से यही दो अप्रोचेस जो बताए गए, इसी के आधार पे उनके प्रकार को बांटा गया है। ठीक है, उनके प्रकार को बांटा गया है। एक क्वांटिटिव हो गया, क्वालिटेटिव हो गया, और एक और आया है न्यू ट्रेंड्स में, जिसको क्या बोलते हैं, जो जिसका जो इस समय सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है, जिस पर रिसर्च बताए। मिक्स्ड रिसर्च। हाँ, मिक्स मेथड रिसर्च। मिक्स मेथड रिसर्च में क्या होता है कि दोनों की विशेषताएं इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। जब दोनों की विशेषताएं सम्मिलित हो जाती हैं तो वो थोड़ा सा और टफ हो जाता है, लेकिन और इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, जिसमें दोनों के गुण समाहित होते हैं। क्लियर है, ये होती है। तो क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों की बात इससे पहले हम लोग कर ही चुके हैं। फिर इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें डिजाइन में हम लोग आते हैं कि सेक्शन बी में हम लोगों को क्या पढ़ने को मिलेगा मुख्य रूप से। तो यहाँ पर हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा वेरिएबल। ठीक है, क्या पढ़ने को मिलेगा, वेरिएबल। ठीक, वेरिएबल्स मिलेंगे आप लोग को। तो वेरिएबल्स में मुख्य रूप से आपको क्या आने वाला है, इसको मुख्य रूप से हम लोग बोलते क्या है, वेरिएबल को चर बोलते हैं। ठीक है, चर का मतलब क्या होता है, चर की डेफिनेशन क्या होती है, आप बताओ। सर, जिसका मान वेरी करता है, चर उसे कहते हैं जो वेरी करते हैं, जिसका मान मतलब कि वेरी कर रहा है। चर का मतलब चलने वाला, चलने वाला सर। अब चल कर जब दो लोगों के बीच में जो संबंध को बताएगा, भाई चर का मतलब होता है कि कुछ देर मेरे पास रहेगा, कुछ देर आपके पास रहेगा, आपकी बातें मुझे बताएगा, मेरी बातें आपको बताएगा। जब दोनों को एक दूसरे की बातें बताएगा तो दोनों में कुछ ना कुछ संबंध को जोड़ेगा। मतलब जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच संबंध को जो बताने का कार्य करता है, उसको हम क्या कहते हैं, चर, वेरिएबल कहते हैं या चर कहते हैं। तो ऐसी साधारण सी सामान्य सी भाषा में हम लोग समझ लेंगे इस चीज को। समझ में आ गया ना कि वेरिएबल क्या होता है। अब इसकी बात आती है कि इसमें इसके मीनिंग क्या है, इसके कंसेप्ट क्या है, इनके टाइप क्या है, इन सबको पढ़ेंगे हम लोग। तो मीनिंग का मतलब हो गया यहाँ पर। इनके मुख्य रूप से एग्जाम में जो आता है, इनके टाइप्स आते हैं। टाइप्स में हम लोग कितने टाइप्स जानते हैं मुख्य रूप से, हम लोग के एग्जाम में सबसे पहले कौन सा आता है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट, हाँ, दूसरा कौन सा आता है, दूसरा बताइए। डिपेंडेंट, नेक्स्ट फिर इसके बाद क्या आएगा, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, फिर एक्सट्रेनियस, हाँ, एक्सट्रेनियस, इंटरवेनिंग, एक्सट्रेनियस हो गया। फिर आपने नेक्स्ट क्या बोला आपने, इंटरवेनिंग, इंटरवेनिंग, और मॉडरेट। वेरिएबल। और एक और आता है जो एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा था, लेकिन अब पूछा जाता है, मॉडरेटर। ठीक, मॉडरेटर। अब इंडिपेंडेंट को क्या बोलते हैं, स्वतंत्र या निराश्रित चर बोलते हैं, अनाश्रित, इसको बोलते हैं स्वतंत्र। ठीक, स्वतंत्र चर बोलते हैं, इसको आश्रित चर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आश्रित चर। आश्रित चर। एक्सट्रोनियस वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य चर बोलते हैं, बाह्य चर बोलते हैं। इंटरवेनिंग वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती चर बोलते हैं। और मॉडरेटर को क्या बोलते हैं, उदारवादी चर, उदारवादी या मध्यस्थ, उदारवादी या मध्यस्थ चर बोलते हैं। अब इनकी छोटी छोटी एक एक लाइन में कहानी भी जान लेंगे। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, जो जिसके ऊपर कोई रोक टोक ना हो, जो छुट्टा हो एकदम, कहते हैं एक छुट्टा बैल हो गया, तो वो एक तरीके से ये होता है, स्वतंत्र होता है। अब इसका प्रभाव जो है सभी पर पड़ता है। अब इसका प्रभाव सब लोग इससे मतलब स्वतंत्र वाले से सब लोग डरते हैं, पता नहीं इसको सींग मार दे, कि इसको सींग मार दे, कि इसको मार दे, या फिर अंत वाले को सींग मार दे।
ठीक है। तो कुल मिला के इससे कहानी शुरू होती है, कहानी इसी से भी खत्म होगी। तो ये सबसे पहले स्वतंत्र चर है। अब स्वतंत्र चर में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन होता है तो वो सबसे पहले किस पर दिखाई देता है, ये कहानी बननी चाहिए। तो सबसे पहले आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पर दिखाई देता है कि कौन उस पर आश्रित है। जैसे मान लो एक घर में एक व्यक्ति है, वो कमाने वाला है, अगर उसने नहीं कमाई करी तो उसकी वजह से कितने लोग प्रभावित होंगे, उसकी वाइफ प्रभावित होंगे, उसके बच्चे प्रभावित होंगे, उसके माता पिता प्रभावित होंगे, सबके सब प्रभावित हो रहे हैं ना। तो भाई ये तो उनकी वाइफ मान लो, डायरेक्ट वे में जो होता है। बाह्य चर में कौन आएंगे, बाह्य चर में उनके पिताजी आ गए, उनके भाई मतलब भाई भाई आ गए या और लोग आ गए। ठीक है। मध्यवर्ती चर में कौन आएगा, ठीक है, मध्यवर्ती चर में कौन आएगा बताइए। इंटरवेनिंग वेरिएबल का मतलब क्या होगा बताएं। परिवार के परिप्रेक्ष्य में। नहीं परिवार पर ऐसे नॉर्मल बिहेवियर में आप बताइए कि डेफिनेशन क्या होती है, फिर परिवार के परिप्रेक्ष्य में हम बता देंगे उसमें। मध्यवर्ती चर मतलब जो चर मतलब बीच में आकर उसे डिस्टर्ब कर रहा है, हाँ, और डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित मतलब कि कर इन रहा है दोनों के बीच में जो दरार कर रहा है। अब ये स्वतंत्र वाला चर कहता है कि हस्बैंड है, मान लो ये कहता है मैं पैसा नहीं कमा कर लाया हूं, जबकि ये पैसा उड़ा कहाँ रहा है, ये पैसा इंटरवेनिंग वेरिएबल के पास जाके उड़ा दे रहा है। तो ये मध्यवर्ती चर हो जाएगा जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है। मॉडरेट में क्या हो जाएगा, मॉडरेट मतलब मध्यस्थ ना। हाँ कि इसके ये एक तरह से दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन के कोई आ गया बीच में। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ पर ये कहानी बनती, तो इसको एक परिवार से जब हम जोड़ लेंगे ना तो हमको ज्यादा इनके किताबों में और सब चीजों में नहीं परेशान होना है। जब इनको ठीक है, सब लोग आगे चलिए। ठीक। तो यहाँ पर इतनी कहानियां तो हम लोगों ने इनके बारे में जान ली, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट माइंड में बैठ गया कि जब ये हम लोग के सामने आएंगे तो इन लोग को हम लोग देख लेंगे क्या है ये चीजें। अब इसके आ जाता है कि अब इससे रिलेटेड इनका यूज जब करते हैं तो मुख्य रूप से हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है। क्या बनाना पड़ता है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे एक कहानी के थ्रू, एक स्टोरी के थ्रू सभी चीजों को हम लोग पढ़ते जाएंगे तो कहानियां हम लोग को ज्यादा याद होती हैं। देखा होगा कि जब हम लोग बचपन में थे तो हमारे नानी नाना हम लोग को कहानी सुनाया करते थे, या मौसी है मौसी कहानी सुनाया करती थी। ठीक है। तो ऐसी कहानी और वो बचपन की कहानियां कहीं ना कहीं हम लोग के माइंड में बैठ ही रहती हैं। तो कहानियों के थ्रू जब हम चीजों को समझाएंगे बताएंगे तो वो चीजें मुझे लगता है कि आपको ज्यादा समझ में आने वाली है। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस के बारे में जानेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है, इससे रिलेटेड का अजम्पशंस हम लोग लगाएंगे, फिर इसके कंसेप्ट जानेंगे, रिसोर्स जानेंगे और इसके टाइप्स जानेंगे। मुख्य रूप से हाइपोथेसिस होती क्या है, किसी समस्या का जो संभावित समाधान है, संभावित का मतलब कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब दोनों के बीच मझधार में जब हम फंसे हो कि वहां पर, तो वो हाइपोथेसिस होती है। लेकिन इसका ये कुल मिला के किसी समस्या का, कोई भी समस्या का जब हम सॉल्यूशन करने जा रहे होते हैं तो वहां पर एक आभास हो जाता है कि हाँ मेरी समस्या अब सॉल्व होने वाली है, या हमने इस चीज को ऐसे बना रखा है। ठीक है। तो इसके मुख्य रूप से एग्जाम में होता है कि हाइपोथेसिस के एरर्स आते हैं, वो सब भी बताएंगे। सबसे पहले इसके टाइप्स की बात करते हैं। क्या करते हैं, टाइप्स की बात। ठीक, टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स इनके मुख्य रूप से कितने होते हैं हम लोगों के बताएं। सबसे पहले 3 होते हैं, नल, अल्टरनेटिव और डायरेक्टिव। कभी एग्जाम में मत बताइएगा ना, कभी इंटरव्यू में मत बताइएगा, क्योंकि एग्जाम मैंने देखा है कि एग्जाम में जब कभी आप ये चीजें बताओगे तो आपकी आपको रिजेक्ट कर देंगे।
ठीक, इवन ये केवल एक एसपी सर की एसपी गुप्ता सर की किताब में मिलती है और कहीं भी इसके टाइप्स ऐसे पढ़ने को नहीं मिलते, क्योंकि बहुत सी मैंने कम से कम 6 किताबें पढ़ी, 6-7 किताबें, तो सब में अलग अलग दिशाओं के रूप में दिया है, लेकिन इसका एक पूरा निचोड़ निकाले या एक होल ग्राफ निकाले तो एक, या तो आप 2 तरीके से बता सकते हो, या तो एक डायरेक्शनल होती है या तो एक नॉन डायरेक्शनल होती है, या फिर आप रिसर्च और नल बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसके 4 टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले रिसर्च हाइपोथेसिस होती है, दूसरा आपका डायरेक्शनल होता है, नंबर 2 पे डायरेक्शनल, ठीक, डायरेक्शनल, क्योंकि अभी पिछले साल वहां गए थे बरेली में जब इंटरव्यू देने गए थे तो मैंने भी ये चीज बताई थी, तो वहां के टीचर ने कहा कि किस किताब में पढ़ा, तो जब कभी एसपी गुप्ता सर की आप उठाकर देखेंगे तो उनको तीनों टाइप्स के नाम ही नहीं दिए हैं उनकी किताब में, उन्होंने खुद बताया कि जाओ बेटा जाओ के फिर से बुक में देखना, तो तीनों के नाम क्रम से नहीं दिए, उन्होंने कहा मुख्य रूप से जब कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी होती है कि आप डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल बताएंगे, क्योंकि इन दोनों में सब कुछ आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर रिसर्च हो गया, दूसरा डायरेक्शनल हो गया, तीसरा आपका होता है नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, और एक और होता है जिसको बोलते हैं नल, नंबर 4 पे नल। और पूरी की पूरी जितनी हाइपोथेसिस होती ना, मतलब कहा जाए कि सबसे परम आदमी कौन है, तो सबसे परम यही है, पूरी कहानी इनकी वजह से ही गढ़ी जाती है। रिसर्च में जो हाइपोथेसिस ली जाती नहीं ली जाती है, सैंपलिंग में जो प्रॉब्लम होती है, सब की सब कलाकारी कौन करता है, ये नल हाइपोथेसिस वाला ही करता है। ठीक, नल वाला ही इतना है कि वो अपने आप में सबको समेटे रहता है, सबको परेशान करता रहता है वो। ठीक, तो यहां पर ये हो गया। अब यहां पर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, कि हाइपोथेसिस का निर्माण कैसे करते हैं। हिंदी में मैंने बताया नहीं क्या, हिंदी में इसको शोध परिकल्पना कहते हैं, डायरेक्शनल को निर्देशात्मक या निर्देशात्मक परिकल्पना कहते हैं, और नॉन डायरेक्शनल को गैर निर्देशात्मक परिकल्पना कहा जाता है। इसको नल को निराकरणीय परिकल्पना या शून्य परिकल्पना कहा जाता है। क्लियर। अब फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, ठीक, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, मतलब प्रकल्पना का निर्माण कैसे होता है, निर्माण के बारे में बात करेंगे। ये फॉर्मुलेटिंग का मतलब होता है निर्माण, ठीक, निर्माण करना। फिर नेक्स्ट में आपका इसकी विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी क्या पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक, इधर का हम साफ करते हैं ना, इस वाले को हम साफ करते हैं ताकि जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़े। ठीक, चलिए इसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है। सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी चीज यही है रिसर्च। रिसर्च को आप जितना पढ़ेंगे उतना कम लगेगा आपको, ये तो सही बात है, सही। हाँ, जितनी किताबें आप उठाओगे हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें मिल जाती हैं। और अगर ये कहा जाए कि रिसर्च में मतलब एजुकेशन में या तो कहें हम लोग के फील्ड में रिसर्च जो है राजा होता है, किंग होता है, किंग एक तरीके से कहा जाए ना, तो ये एक तरीके से किंग है। अगर ये दर्शन जी है ना, दर्शन भी बहुत अच्छा लगता है, आप उसमें जल्दी जाते रहो तभी लगता है अभी कितना पढ़े। अरे उसका तो वो तो जिसका तो ना आदि है ना तो अंत है, वो ऐसी कहानी है वो, ठीक है, वो ऐसी कहानी है। बुक लेती हूँ एसपी गुप्ता सर की, एक पतली सी बहुत पतली सी हैंडबुक ऐसे ही मुझे मिल गई रैंडमली चेक करते करते बुक की स्टॉल पे। इतनी अच्छी है वो बुक, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, पूरा फिर से पढ़ रही हूँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा,
चलिए बढ़िया है, ठीक है। अब इतनी चीजें हम लोगों ने देखी यहाँ पर विशेषताएं। अब देखना है जितने भी अब जितने इंटरव्यूज हम लोग पीएचडी का देते हैं या कहीं पे कुछ भी देते हैं, तो वहां पर सबसे पहले हम लोग को ये लिखा क्या आता है, राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल। यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल से भी हम लोग पढ़ेंगे, रिसर्च प्रपोजल, ठीक। रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखा जाता है, उनके स्टेप्स क्या होते हैं, तो ये सब पूरा यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। रिसर्च प्रपोजल को हम लोग शोध प्रस्ताव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शोध प्रस्ताव, शोध प्रस्ताव बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है, फिर इसमें क्या है आपका कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्स एंड सैंपल की बात करेंगे। किसकी? यूनिवर्स, ठीक। यूनिवर्स एंड सैंपल की बात करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मतलब ब्रह्मांड, ठीक है। यूनिवर्सल मीन्स ब्रह्मांड या जनसंख्या के बारे में हम लोग जानेंगे ना। ब्रह्मांड या जगत हम लोग बोल सकते हैं, इस जगत के बारे में। जगत का मतलब ये रिसर्च से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। इसी में आपका सैंपल आता है, ठीक। सैंपल को प्रतिदर्श बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श बोलते हैं, ठीक। प्रतिदर्श से रिलेटेड हम लोग चीजों को जानेंगे, समझेंगे। क्लियर? इतनी चीजों को हम लोग समझेंगे। अब इसके बाद और क्या था इसमें इसके विशेषताएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इन दोनों की विशेषताएं पढ़ेंगे, ठीक। विशेषताएं पढ़ेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे। सभी लोग जग रहे कि सो गए? बोले नहीं सर, जग रहे जग रहे। अच्छा, जग रहे ना सब लोग, ठीक। इतनी चीजें हो गई यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल करेगी, टेक्निक्स ऑफ सैंपलिंग। क्या पढ़ेंगे? टेक्निक्स ऑफ सैंपलिंग, टेक्निक्स ऑफ सैंपलिंग, ठीक। टेक्निक्स ऑफ सैंपलिंग में क्या क्या आता है? एक आता है प्रोबेबिलिटी आती है, और दूसरा आता है नॉन प्रोबेबिलिटी, दूसरा आता है नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक। एक प्रोबेबिलिटी आती है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी आती है, जिसको बोलते हैं प्रायिकता, जिसको एक को प्रायिकता बोलते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं? अनप्रायिकता बोलते हैं, ठीक। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? जहां पर सभी लोग चुने जा सकते हैं रैंडमली। जैसे कल हम पूछेंगे तो पूछने में सभी के चुने जाने की संभावना पूरी की पूरी है, ठीक है। हो सकता है कि शैलवी हो सकता है स्निग्धा हो सकता है प्रिया हो, या स्मिता हो, सविता हो। जितने लोग जुड़े हैं सब लोगों में से कोई ना कोई चुना जा सकता है। अब ऐसा पर्टिकुलर मैंने नाम तो नहीं बताया ना। अगर पर्टिकुलर नाम हम बता देंगे तो वहां पे हम पक्षपात कर लेंगे, बायसनेस कर लेंगे। तो हमसे आप लोग कहोगे सर आपने हमें को ही क्यों चुना, पहले नंबर पर किसी और को चुन लेते ना। तो वहां पर तो ऐसी कहानी जब बनेगी तो यहाँ प्रायिकता और अनप्रायिकता की बात हम लोग समझेंगे, जानेंगे वहां पर। क्लियर है इतने पॉइंट ना? सभी को बताइए। यस ना सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद इसमें और क्या आता है? इसमें मुख्य रूप से उधर का साफ करते हैं ना, इस तरफ वाला। अब इसके बाद इसमें पढ़ेंगे टूल्स। अब जब इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, यहाँ से देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग को सिलेबस में भी बहुत बहुत कायदे से सिलेबस को बनाया गया है, ताकि एक बिल्डिंग के थ्रू एक सिस्टमेटिक वे में हम चीजों को हम लोग जान सके, समझ सके हम लोग, ठीक है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है टूल्स ऑफ रिसर्च, मतलब शोध के उपकरण आते हैं। क्या आता है? शोध के उपकरण, शोध के, ठीक, शोध के उपकरण। तो टूल्स ऑफ रिसर्च बताइए, इसमें शोध के उपकरण क्या क्या आएंगे मुख्य रूप से? शोध के उपकरण में
इसको टूल्स ऑफ रिसर्च बोलते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? वैलिडिटी आएगी, ठीक है। वैलिडिटी के साथ साथ रिलायबिलिटी आएगी। क्या आएगी? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के साथ साथ और क्या आएगा? 3 चीजें मुख्य रूप से होती हैं जो कि इसकी जान होती है ना, टूल्स, हाँ, शोध के ऊपर, टूल्स ऑफ रिसर्च में। और क्या होता है? याद आया किसी को? स्टैंडर्डाइजेशन। हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन। हिंदी में वैलिडिटी को वैधता बोलते हैं, वैधता। रिलायबिलिटी को क्या बोलते हैं? विश्वसनीयता बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? विश्वसनीयता। विश्वसनीयता होती है, और ये मानकीकरण होता है, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि यहाँ पर आपको चीजें समझ में आएंगी कि वैलिडिटी क्या होगी, रिलायबिलिटी क्या होगी। जैसे मान लो एक बालक, एक लड़का है, वो अपने घर के बगल वाले बच्चे को डेली खिलाता है, ठीक, डेली खिलाता है। लेकिन एक दिन उसने क्या किया, उसकी माँ के सामने छोटे बच्चे को उछाल उछाल के खिलाने लगा। तो उसकी माँ ने क्या किया, बच्चे को ले लिया वापस, कहा कि नहीं नहीं बेटा तुम गिरा दोगे। तो अब यहाँ पे हम लोग को ये सोचना है कि वहां पर वैलिडिटी थी कि रिलायबिलिटी थी, क्या था दोनों में? मतलब क्या है, उस बच्चे ने भी अपना तर्क दिया कि नहीं आंटी मैं नहीं गिराऊंगा इस बच्चे को, लेकिन कहता वो अपनी भी सफाई दिया कि नहीं मैंने ये इसको डेली खिलाया है और मैं इसको गिरा नहीं सकता हूं। तो ये आप बताओ यहाँ पर क्या चीजें, कंडीशन समझ में आ रही है आपको? ऐसे एग्जांपल दिए जाएंगे आपको एग्जाम में, तब क्या करोगे? सर आई थिंक रिलायबिलिटी। हाँ, रिलायबिलिटी। क्यों? क्योंकि रिलायबिलिटी ही होगी सर, हाँ बोले। रिलायबिलिटी ही होगी। हाँ लगभग की बात है, उससे कई दिन खिला। वो जिस काम के लिए किया गया था उसको वही काम करना चाहिए था। वो उसने जब उसकी माँ खड़ी थी तो उसने उछालने लगा, वो वैलिडिटी तो सर होनी नहीं। ये दरअसल एक कहीं इंटरव्यू में या कहीं ऐसे मैंने सुना था, ये कहीं पढ़ा नहीं है, सुना था। क्योंकि क्वेश्चन जो है, किताबें तो सब पढ़ के आते हैं, किताब से कोई पूछेगा नहीं, तो ऐसे ही व्यावहारिक रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वैधता में क्या होती है। वैधता में होता है एक भरोसा होता है और एक विश्वास होता है, दोनों में अंतर होता है ना। अगर किसी आप सामान्य लोग से पूछेंगे, तो कोई सामान्य व्यक्ति में क्या है, कोई सामान्य व्यक्ति होगा तो आपसे कहेगा ये दो के दोनों ही एक जैसे ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। लेकिन हमसे या आपसे पूछा जाएगा तो आप भरोसा और विश्वास में अंतर बता रहे जाओगे। जिसके ऊपर विश्वास है हो सकता है कि वो काम कर भी सकता है, नहीं जिसके ऊपर भरोसा है ना उसके ऊपर तो वैधता है। जिसके ऊपर भरोसा है, जिसके ऊपर भरोसा है उसको वैसा, साधारण सी भाषा में बोलते हैं ना, हाँ मुझे इसके ऊपर भरोसा है पूरा का पूरा, और पूरा का पूरा विश्वास भी है। विश्वास और भरोसे दोनों में अंतर होता है, भरोसा ज्यादा बड़ा होता है, विश्वास थोड़ा उससे कम होता है। तो ये छोटे छोटे वर्ड है जो हम लोगों को अपने रिसर्च में यूज कर लेना है। क्लियर है यहाँ पर पॉइंट? मानकीकरण जो सबसे उच्चतम मान होता है आपका, क्लियर हो गया यहाँ पर ये पॉइंट? क्लियर ना? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ टूल। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ टूल। टाइप्स ऑफ टूल की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ टूल में क्या आएगा आपका? टाइप्स ऑफ टूल में मुख्य रूप से जो आपके पैमाने नहीं होते हैं वो आएंगे। अब इसमें कौन आएगा? रेटिंग स्केल आएगा आपका, एटीट्यूड स्केल आता है, लिख देना। सबसे पहले रेटिंग स्केल आता है, रेटिंग स्केल, ठीक, रेटिंग स्केल आता है। रेटिंग स्केल के साथ साथ और क्या आता है आपका? एटीट्यूड आता है आपका, ठीक, एटीट्यूड आता है आपका। एटीट्यूड के साथ साथ फिर आपका क्या आएगा? आपका एटीट्यूड के साथ क्या आएगा आपका? क्वेश्चनायर आएगा, ठीक है। क्या आएगा? क्वेश्चनायर आएगा, ठीक। क्वेश्चनायर के साथ फिर और क्या आएगा आपका? क्वेश्चनायर के साथ एप्टीट्यूड आएगा आपका, एप्टीट्यूड,
ट्यूड आएगा। एप्टीट्यूड के साथ और क्या आता है आपका? अचीवमेंट टेस्ट आता है आपका। अचीवमेंट टेस्ट आएगा। अचीवमेंट टेस्ट के साथ साथ और क्या आएगा आपका? इन्वेंट्री आएगी। इन्वेंट्री आएगी। तो रेटिंग स्केल को क्या बोलते हैं हम लोग? रेटिंग स्केल को निर्धारण मापनी। सूची। निर्धारण मापनी, अभिवृद्धि मापनी। फिर इसको क्या बोलते हैं? नेक्स्ट वाले को आपने बोला अभिवृत्ति। अभिवृत्ति मापनी होती है। ठीक है, अभिवृत्ति मापने के बाद क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर को हम प्रश्नोत्तरी बोलते हैं। प्रश्नोत्तरी बोलते हैं। एप्टीट्यूड को क्या बोलते हैं हम लोग? बताइए। अभिक्षमता। अभिक्षमता बोलेंगे। अभिक्षमता बोलते हैं। नहीं सर, अभिक्षमता अचीवमेंट को बोलेंगे, अभिक्षमता ना। नहीं, अभिक्षमता बोलते हैं। अचीवमेंट को वो बोलते हैं, उपलब्धि बोलते हैं। उपलब्धि बोलते हैं। ठीक, उपलब्धि बोलते हैं। और इन्वेंट्री को क्या बोलते हैं? खोजपूर्ण बोलते हैं ना। जी सर, खोजपूर्ण। ठीक, ये चीजें हो जाती। तो इतनी चीजें आपकी आ जाएंगी यहाँ पर। इसके साथ साथ अब इतनी चीजें क्लियर हुई ना, अब इसी के साथ कुछ और चीजें आती हैं, उनको भी हम लोग यहीं पर देख लेंगे ना। उनको भी हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। ठीक, इसमें अब देखिए, इसके साथ साथ इसमें आता है, ये तो आपके थे, याद रखिएगा। ये आपके क्या है? टूल्स ऑफ रिसर्च। टूल्स ऑफ रिसर्च है आपका है। ठीक, अब ये आपका क्या है? टाइप्स ऑफ टूल हो गया। अब जो बताने जा रहे हैं वो टेक्निक्स ऑफ रिसर्च है आपका। क्या है? टेक्निक्स ऑफ रिसर्च है आपका। याद रखना है हम लोग को, सभी में अंतर होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। शोध की तकनीकें, शोध की तकनीकें। नहीं तो पता चला कि पूछा गया कि टूल्स, तो आप तकनीकों वाली बता दे रहे। आप बता रहे हैं पहले में ऑब्जर्वेशन। ठीक, सर ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। दूसरा आपका क्या हो गया? आपका इंटरव्यू। फिर प्रोजेक्टिव। और नेक्स्ट आपका प्रोजेक्टिव आपने बोला। ठीक, प्रोजेक्टिव। ये हम लोग को पता तो रहता है सब कुछ, लेकिन ये पता नहीं था कि हम इसको टूल्स बोले कि टेक्निक्स बोले, क्या बोले। तो याद रखना है हम लोग के माइंड में कि टेक्निक में आपके ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और आपका प्रोजेक्टिव आ जाएगा। तो ठीक, तो इसको प्रोजेक्ट ऑब्जर्वेशन को हम बोलते हैं प्रेक्षण। ठीक, और इंटरव्यू का मतलब क्या होता है आपका? साक्षात्कार। साक्षात्कार होता है आपका। प्रोजेक्टिव मींस क्या होता है? प्रक्षेपी। हाँ, प्रक्षेपी होते हैं जो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि किसी भी चीज को देखकर उसको ऑब्जर्व करना कि वो कैसी एक्टिविटी कर रहा है, कैसा मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन बिना बताए होता है। और साक्षात्कार जो होता है बताकर होता है। साक्षात्कार में जैसे आपका इंटरव्यू जो लिया जाता है वो इंटरव्यू वाला है। और प्रोजेक्टिव टेक्निक में क्या होता है? किसी चीज को, प्रोजेक्ट का मतलब किसी की चीज को देखा जाता है उस पर डालकर। जैसे कोई बच्चे की देखने की उसके अंदर क्रिएटिविटी कितनी है, तो उसके सामने कोई प्रॉब्लम को हम फेस करने के लिए उसको पकड़ते हैं। जब वो फेस करता है अपनी प्रॉब्लम को, तब पता चलता है कि उसके अंदर कितनी क्रिएटिविटी शामिल है आपकी। क्लियर है ये पॉइंट सबके सब? बताएं। क्लियर है ना? यहाँ पे सेक्शन बी आपका पूरा क्लियर होता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। ठीक है, सेक्शन बी हम लोगों का पूरा क्लियर होता है। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। जितना आप आगे बढ़ते हैं उतनी इसमें कहानी अच्छी होती जाएगी इसमें। क्लियर? जितना हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे उतनी कहानी अच्छी होती जाएगी इसमें।
तो सी वाले पोर्शन में हम लोग देखेंगे क्या आने वाला है। ठीक, सी वाले पोर्शन में हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या आने वाला है सी वाले में। सी वाले में अब आता है मेजरमेंट। क्या आएगा आपका? मेजरमेंट। हाँ, मेजरमेंट आने वाला है। ठीक, सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट जिसको बोलते हैं मापन पैमाने के प्रकार। मापन पैमाने के प्रकार। ठीक, इसके प्रकार कितने होते हैं सबसे पहले देखेंगे। ठीक, मेजरमेंट में अब आप बताइए क्या आएगा। अभी हम लोग ने टूल्स पढ़े, टेक्निक पढ़ा, अब क्या पढ़ा है? मेजरमेंट स्केल। तो मेजरमेंट स्केल में क्या आता है सबसे पहले? नॉमिनल। नॉमिनल के बाद फिर आपका क्या आता है आपका, बताइए? ऑर्डिनल। 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 ऑर्डिनल आता है। नंबर 3 पे हम लोग का क्या आएगा, बताए? इंटरवल। इंटरवल। नंबर 3 पे इंटरवल आएगा आपका। ये भारी आवाज किसकी आई? इंटरवल जैसे लगा हाशमी जी हैं। हाँ, मुझे भी लगा हाशमी जी। कौन बोला था? स्मिता जी बोली थी क्या? मुझे बोला पता नहीं, मुझको लगा जैसे हाशमी जी बोल रहे। हाँ, सर मुझे कह भी रहे लगा। भारी आवाज। हाँ, हाशमी जी की याद आई ना सबको। चलिए, अब ये वीडियो हाँ, यूट्यूब पे हाशमी जब जी की वीडियो जाएगा तो फिर हाशमी जी हमको कहेंगे सर आप मुझे याद बहुत करते ना। फिर इसके बाद नॉमिनल आ गया, ऑर्डिनल आ गया, ऑर्डिनल बाद इंटरवल आएगा। इंटरवल आएगा और चौथे पर आएगा रेशियो। इसको नॉमिनल को नामित बोलते हैं, इसको क्रमिक या क्रम सूचक बोलते हैं, इंटरवल को अंतराल वाली बोलते हैं और इसको अनुपात बोलते हैं। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ मेजरमेंट के अंतर्गत आते हैं, मापन पैमाने के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद पढ़ना है हम लोग को क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। क्या पढ़ना है? क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस। ठीक, क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, आप बताइए? इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आ सकती हैं मुख्य रूप से? सर वही सेंट्रल टेंडेंसी हो गई, वेरिएबिलिटी हो गई। हाँ, जब क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस पढ़ेंगे तो याद रखिए ये क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव। क्या पढ़ेंगे? डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस तब आएगा। डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस। ठीक, डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस वर्णनात्मक डाटा विश्लेषण जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसके अंतर्गत हम जैसा आपने बताया ना नंबर 1 पे क्या पढ़ा था? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी ना, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे। फिर नंबर 2 पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? नंबर 2 पे हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबिलिटी। ठीक, वेरिएबिलिटी बोलते हैं हम लोग। फिर नंबर 3 पे हम लोग को क्या पढ़ना है? नंबर 3 पे हम लोग को पढ़ना है फिड्रीसी लिमिट। ठीक है, क्या पढ़ना है नंबर 3? फिडेसी लिमिट्स पढ़नी है हम लोग को। लिमिट्स पढ़ना है आपको। फिर इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पढ़ना है। मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वाली पढ़नी है।
ग्राफिकल वाला चीजें यहाँ पर पढ़नी है हम लोगों को। क्लियर, इतनी चीजें हम लोग को यहाँ पर पढ़नी है। फिर इसके बाद हम लोग को क्या आना है इसके अंदर, फिर इसके बाद हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट वे जो हर बार क्वेश्चन पूछा, चाहे यू फर्स्ट पेपर हो, चाहे सेकंड पेपर हो, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाओ, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना, सब में आता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। क्या आता है? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं ये बताइए? तो दो तरह के, टाइप 1, टाइप 2। हाँ, टाइप 1 और टाइप 2 हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। टाइप 1 और टाइप 2 में तो पहले होता है टाइप 1 होता है और टाइप 2 होता है। टाइप 1 में फैमिली वाली बात किसमें आती है बताइए? सर वन टेल कैसे आते हैं? फैमिली वाली बात क्या बोलना है? क्या पूछा? फॉल्स को एक्सेप्ट किसमें करेंगे सर? सत्य होने पर। फर्स्ट वाले में करेंगे, नल हाइपोथेसिस सत्य होता है, फिर भी उसे असत्य ऐसे बोलेंगे। ये तो उल्टा कर दिया ये तो। हाँ वही तो, सेकंड में होता ना। फॉल्स को एक्सेप्ट किसमें किया जाता है? फॉल्स को एक्सेप्ट जो है इसमें किया जाता है, मतलब कि हमारा बच्चा गलत है फिर भी हम उसका पक्ष लेंगे। हमारे घर का कोई भी सदस्य जो है भले लड़ाई झगड़े में शामिल हुआ हो, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट जरूर करेंगे, उसको छोड़ थोड़ी देंगे। टाइप 1 सर। हाँ, टाइप 2 जाएगा, फॉल्स एक्सेप्ट में टाइप 2 जाएगा, और राइट को रिजेक्ट जो करते हैं वो आपका टाइप 1 में जाएगा। क्लियर? यहाँ पर ये पॉइंट हम लोग को हमेशा याद रखना है। टाइप 1। हाँ, टाइप 1 टाइप 2 एरर्स आते हैं, ये आपका क्लियर है यहाँ पर। फिर इसके बाद हम लोगों के लिए आता है लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस। क्या आते हैं? लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस। कैलकुलेटेड डाटा एंड टेबुलेटेड डाटा। हाँ ठीक, अब जो लोग नए होंगे वो परेशान नहीं होंगे। टाइप ये राइट रिजेक्ट होता है, फॉल्स एक्सेप्ट होता है, ये सब कहानियां जब आपको पढ़ाएंगे तो आपके माइंड में बहुत अच्छा सा कंसेप्ट बैठेगा जो कि कभी नहीं भूलने वाला होगा। ठीक है, ये चीजें होंगी यहाँ पर। तो यहाँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो कितने लेवल्स होते हैं? 2 लेवल होते हैं। सार्थकता के स्तर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सार्थकता के स्तर। सार्थकता के ठीक है, प्राचलिक और गैर प्राचलिक के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है, इसके बारे में। फिर इसके बाद हम लोग के बाद क्या आएगा? फिर इसके बाद हम लोग का आएगा इसमें और इसकी टेक्निक्स क्या होगी, टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद एक चीज आती है जो इन्फ्रेंशियल डाटा एनालिसिस पढ़ेंगे हम लोग। इन्फ्रेंशियल डेटा एनालिसिस। इन्फ्रेंशियल डेटा एनालिसिस जिसको बोलते हैं अनुमानित डाटा विश्लेषण पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? अनुमानित डाटा आइए आंकड़ा डाटा विश्लेषण। अनुमानित डाटा विश्लेषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इसमें अनुमानित डाटा विश्लेषण पढ़ने के साथ साथ अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें मुख्य रूप से अब इतनी चीजें जब पढ़ लेंगे तब यहाँ पर आके स्टैटिकल टेक्निक्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? स्टैटिकल टेक्निक्स पढ़ेंगे हम, ठीक। स्टैटिकल टेक्निक्स में क्या क्या चीजें आएंगी? सबसे पहले अब यहाँ पर जितनी भी चीजें पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट वे होने वाली है, कहीं पर कोई भी चीज हम लोग छोड़कर चल ही नहीं सकते हैं आगे। तो सबसे पहले देखते हैं कोरिलेशन पढ़ेंगे हम। कितना बड़ा है। हाँ, कोरिलेशन पढ़ेंगे। कोरिलेशन के साथ साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे? टी टेस्ट पढ़ेंगे हम लोग। टी टेस्ट पढ़ेंगे। टी टेस्ट के साथ साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे? जेड टेस्ट पढ़ेंगे। जेड टेस्ट पढ़ेंगे। जेड टेस्ट के बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनोवा पढ़ेंगे। अनोवा पढ़ेंगे। अनोवा के साथ साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे? काई स्क्वायर पढ़ेंगे। काई
स्क्वायर पढ़ेंगे हम लोग, काई स्क्वायर के साथ, काई स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ लिया, काई स्क्वायर के साथ साथ हम लोग ने इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस। ये पूरा का पूरा किसमें था आपका, ये क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरी कहानी बनी है। अब बात आती है क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, ठीक, क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, ठीक, क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस ये याद रखना है, ठीक। अभी तक क्वांटिटेटिव से रिलेटेड था, अब क्वालिटेटिव में आएगा तो क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस में डाटा रिडक्शन पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, डाटा रिडक्शन, डाटा, ठीक, डाटा रिडक्शन पढ़ेंगे। डाटा रिडक्शन का मतलब डाटा न्यूनन, मतलब कि आंकड़ों को किस तरीके से हम सही तरीके से लाकर हम कर सकेंगे। फिर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन के साथ साथ इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कुल मिला के एनालिटिकल इंट्रोडक्शन और सब चीजें पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगुलेशन। क्या पढ़ना है, ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगुलेशन से रिलेटेड काफी ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोगों के एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक। ट्रायंगुलेशन से रिलेटेड काफी चीजें हम लोग में आती रहती है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेक्शन सी है आपका। क्या है, ये पूरा पूरा का पूरा सेक्शन सी है जो कि आपके सामने है। इसको स्क्रीनशॉट लेंगे सब लोग, ठीक है। ये आपका सेक्शन सी का पूरा पार्ट है। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो आप, है सी नहीं है, पूरा नहीं, लेकिन है काफी कुछ है इसमें। क्लियर, इतनी चीजें साफ करें इसको, अब आगे बढ़े हम लोग, बोले यस सर, ठीक, चलिए, यस सर, ठीक 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 ठीक। अब चलते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी भी अभी खत्म हो जाता है थोड़ी देर में, ठीक है। सेक्शन डी भी बस 5 मिनट का समय लगेगा। सेक्शन डी भी यहाँ पर खत्म होता है हम लोगों का, ठीक। सेक्शन डी की तरफ चलते हैं। तो सेक्शन डी में मुख्य रूप से क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन पढ़नी है हम लोग को। क्या पढ़नी है, सेक्शन डी, डी में हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन हम लोग पढ़ेंगे, गुणात्मक शोध अभिकल्प पढ़ेंगे। मुख्य रूप से इसमें जो इंपॉर्टेंट वे जो एग्जाम में आता ही आता है हमेशा, तो वो क्या है आपका, इसमें आता है ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन, ठीक है। क्या आता है, ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन, ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन, ठीक। ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन आपकी आती है इसमें मुख्य रूप से। अब इससे रिलेटेड हम लोग को पढ़ने क्या है, इसके टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है, इसकी विशेषताएं पढ़नी है, इनके डिजाइन किस तरीके से बांटे गए हैं, ग्राउंडेड थ्योरी को कितने कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इसकी कमजोरियां क्या है, इनकी खूबियां क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। फिर दूसरा आपको आता है नरेटिव। क्या आता है, नरेटिव रिसर्च डिजाइन आता है। क्या आता है, नरेटिव रिसर्च डिजाइन। नरेटिव रिसर्च डिजाइन आता है। नरेटिव रिसर्च डिजाइन को हम लोग क्या कहते हैं मुख्य रूप से, नरेटिव रिसर्च डिजाइन को कहानी सर, कहानी करके कुछ है। सर कहानी कथानक कैसे कुछ है, कथावृत्ति कथानक कहानी। हाँ, कथनात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कथनात्मक शोध, ठीक,
कथनात्मक शोध बोलते हैं इसको मुख्य रूप से। फिर इसके बाद आपका क्या आता है, कथनात्मक शोध में भी इतनी चीजें हम लोग जानेंगे, इसकी मीनिंग जानेंगे, इसकी विशेषताएं जानेंगे और इसके स्टेप्स क्या हैं उसको भी जानेंगे, इनके सब चीजों को। इसी के साथ साथ केस स्टडी आता है, केस स्टडी, केस स्टडी से भी रिलेटेड सब चीजें, इसकी विशेषताएं जानेंगे, इसके टाइप्स को जानेंगे हम लोग, सब चीजों को, इसकी वीकनेस को जानेंगे, ठीक है, इसकी विशेषताओं को जानेंगे, ठीक है। इतनी चीजें हम लोग यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। केस स्टडी से रिलेटेड हो गई हम लोगों की। अब इसके बाद और क्या बचता है इसमें देख लेते हैं हम लोग सेक्शन डी में। सेक्शन डी में इसके बाद आता है आपका एथनोग्राफी। केस स्टडी को व्यष्टि अध्ययन भी बोलते हैं, व्यष्टि अध्ययन बोलते हैं, ठीक, व्यष्टि अध्ययन बोलते हैं। अब इसके बाद और क्या आता है आपका एथनोग्राफी आता है। एथनोग्राफी को मुख्य रूप से क्या बोलते हैं हम लोग, एथनोग्राफी को क्या बोलते हैं, नजाति अध्ययन, नजाति सर। हाँ,